धर्म पूछा, कलमा पढ़ने को कहा और गोली चला दी। पहलगाम हमले के चश्मदीदों ने बताई आंखों देखी। महाराष्ट्र के पुणे से पहलगाम घूमने आई आसावरी ने लाइव 24 टीवी से कहा कि आतंकी लोकल पुलिस की वर्दी में थे और मास्क भी पहने हुए थे। उन्होंने बताया, हमलावरों ने सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाया और खास तौर पर हिंदुओं से जबरन कलमा पढ़वाने की कोशिश की। जो नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी गई। मेरे सामने मेरे पापा को 3 गोलियां मारी गई। भेलपुरी खाते वक्त पूछा मुस्लिम हो, फिर गोली मार दी। पहलगाम आतंकी हमले के चश्मदीदों ने बयां किया मंजर। हमले में बचकर निकली पल्लवी के मुताबिक आतंकी हिंदुओं को निशाना बना रहे थे और 3-4 लोगों ने पर्यटकों पर हमला किया था। पल्लवी ने बताया, मैंने उनसे कहा मुझे भी मार दो, तुमने मेरे पति को पहले ही मार दिया है। उनमें से एक ने कहा मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जाओ मोदी को ये बता देना। पल्लवी ने हमले के खौफनाक मंजर को याद करते हुए बताया, हम 3 लोग, मैं, मेरे पति और हमारा बेटा कश्मीर गए थे। मुझे लगता है कि हमला दोपहर 1:30 बजे के आसपास हुआ। हम पहलगाम में थे, वह मेरी आंखों के सामने मौके पर ही मर गए। पल्लवी ने कहा कि अभी भी एक बुरे सपने जैसा लगता है। पल्लवी ने बताया कि हमले के तुरंत बाद स्थानीय नागरिक उनकी मदद के लिए आगे आए और 3 स्थानीय लोगों ने उनकी जान बचाई। लेफ्टिनेंट नरवाल के पार्थिव शरीर से लिपट कर रो पड़ी पत्नी, उन्हीं के सामने सिर में गोली मारी थी। सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताए गए हैं। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने प्रॉक्सो विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। इस बीच पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA पहलगाम में जांच के लिए पहुंच गई है। हमले में मारे गए नेवी में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को उनकी पत्नी हिमांशी ने अंतिम विदाई दी। जिस ताबूत में उनका शव रखा था, हिमांशी उससे लिपट कर रोती रही। विनय और हिमांशी की शादी इसी महीने 16 तारीख को हुई थी। पहलगाम में मंगलवार दोपहर हुए आतंकवादी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमला उस वक्त किया गया जब बेस्टर्न घाटी में बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। मृतकों में यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा के पर्यटक हैं। नेपाल और UAE के एक टूरिस्ट और 2 स्थानीय भी मारे गए। जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। पुलवामा में CRPF के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इसकी जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि यह पहलगाम में हमला करने वाले 4 आतंकवादियों की तस्वीर है। हालांकि अभी सेना या सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से तस्वीर नहीं जारी की गई है, सिर्फ संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि 2 आतंकी पाकिस्तान के थे। 4 आतंकियों की वायरल फोटो में से एक पाकिस्तानी आतंकी बताया जा रहा है। यह द रेजिस्टेंस फ्रंट के FT मूसा कैडर का आतंकी है। सुरक्षा एजेंसियों ने पहलगाम हमले के संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। एजेंसियों ने हमले के चश्मदीदों की मदद से ये स्केच बनाए हैं। एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि इस हमले में आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा शामिल थे। हालांकि कौन सी तस्वीर किसकी है यह साफ नहीं हो पाया है। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि पहलगाम अटैक में 2 फॉरेन टेररिस्ट और 2 लोकल आतंकी शामिल थे। सूत्रों ने कहा कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद है। यह पाक अधिकृत कश्मीर POK से ऑपरेट करता है। इसकी लोकेशन रावलकोट बताई गई है। सैफुल्लाह ने 1 महीने पहले हमले की चेतावनी भी दी थी। इसका 2019 का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इस वीडियो में सैफुल्लाह ने कहा था कि कश्मीर का मसला ठंडा नहीं होने देना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शाह बेस्टर्न घाटी पहुंचे। यहां उन्होंने हमले के पीड़ितों से बातचीत की और अधिकारियों से जानकारी ली। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का 2 दिन दौरा छोड़ बुधवार सुबह भारत लौट आए हैं। वे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक करेंगे। पहलगाम अटैक के बाद जब भारतीय सेना के जवान बेस्टर्न घाटी पहुंचे तो वहां मौजूद पर्यटकों ने उन्हें आतंकवादी समझ लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन आतंकवादियों ने फायरिंग की वो भी वर्दी में थे। जवानों को देख महिलाएं और बच्चे हाथ जोड़कर रोने लगे। इसके बाद जवानों ने कहा कि हम इंडियन आर्मी में हैं। उन्होंने पर्यटकों को सुरक्षा का दिलासा दिया। इस घटना का वीडियो सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि इससे बड़ा दुश्मन कोई कश्मीरियों का नहीं हो सकता। एक जम्मू कश्मीर के लोगों की बिलखसूस जो कश्मीरी है, यहाँ टूरिस्ट आज नहीं 200 साल से आते। हमारा एक नाम है, हमारी एक पहचान है जिसको शनाख्त कहते हैं, वो है कि हम मेहमान नवाज लोग हैं। हम अजनबी से अजनबी इंसान को अपने घर में, अपने दिल में जगह देते थे। ये वार उसके ऊपर है, उस पहचान के ऊपर है। और उसके अलावा ये जो इक्तिसादी आज़ादी है कश्मीरी की कि वो अपने बलबूते पर कमाए,
ये उसके खिलाफ एक अटैक है। ये चाहते हैं ये लोग कि यहां से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं। ये टेररिस्ट लोग हैं। अल्लाह इनको गर्क करे, वो मैं इतना ही कह सकता हूं। अल्लाह गर्क करे इनको कि जो निहत्ते टूरिस्ट को निशाना बनाए। इंशाअल्लाह न यहां माफी होगी न आखिरत में माफी होगी। ये जहन्नम की आग में जलेंगे। ये सही बात नहीं है। और जो इंसान ऐसी चीज को सपोर्ट करता है वो भी जहन्नम की आग में जलेगा। जी सर, मेरा नाम उमर है। पहलगाम में है ना? पहलगाम में इस वक्त हूँ, परेशानी की हालत में हूँ। तो कितना बड़ा नुकसान है? अंदाज़ा नहीं कितना परेशान है हम, कितना नुकसान हुआ। ये सब के लिए नुकसान है। पहले इंसानी जो जाने चले गई, इनका बड़ा दुख है हमें। हम खुद परेशान हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ पे हैं। हमारे गेस्ट भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। हाँ, तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, बहुत परेशानी है। काम भी हमारा चला गया, पूरा हमारी बर्बादी हो चुकी है सर। इसकी वजह से पूरा ख़त्म हो चुका, हमारी रोज़ी भी ख़त्म हो चुकी है सर। बस ये कहना चाहते हैं हम, हमारे कुछ इंसाफ हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ से मैं मजम्मत करता हूँ कि टूरिस्ट के साथ जो हुआ, ये टूरिस्टों के साथ नहीं हुआ, ये हमारी रोज़ी रोटी के और हमारी फैमिली के साथ हुआ। जो भी टूरिस्ट इसमें डेथ हुआ, वो हम टूरिस्ट उसको नहीं समझते, वो समझते हैं हम अब हमारी फैमिली मेम्बर्स को डेथ किया गया है। और इस चीज़ से हम LG साहब से और यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं, इसकी गहराई तक जाइए, ये देख लीजिए, जिसने भी किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि 96-82 में यहाँ पे अमरनाथ यात्रा चली, जबकि हम उनको अपनी जिस तरीके से हमारे हाजी साहब जाते हैं उसी तरीके से वो लोग यहाँ पे आते हैं एज हाजी बन के। हम उन लोगों को भी अपनी फैमिली मेम्बर समझते हैं। अगर उन लोगों के कोई मतलब रूम्स अवेलेबल नहीं होते, हम उनको अपने घरों में सुलाते थे, अपने घरों में खिलाते थे। और इस जो आज हुआ पहलगाम में, क्योंकि पहलगाम पहले से ही पीसफुल एरिया था, आज तक कभी भी पहलगाम में ऐसा नहीं हुआ है और नहीं हम होने नहीं देते थे ये। और पहलगाम जो है पूरा टूरिज्म के ऊपर ही चलता है, चाहे जितने भी एसोसिएशन है पूरा टूरिज्म के ऊपर ही चलता है। 99% टूरिज्म के। हमारे आंखों में अभी भी रोना आता है। हम कहते हैं हम रोएंगे, मगर कहाँ पे रोएंगे? अब क्या कहेंगे जिन लोगों ने ये किया? हम उनसे यही कहेंगे अपने खुदा से, उनके घरों को भी ऐसे ही आग जलाओ जिस तरीके से उन्होंने अभी पहलगाम। हाँ? नहीं। How many terrorists were there? How many terrorists were there? दो थे। कितने फायर उन्होंने फायर किए? बहुत किए। रही है, उन्हीं रूट से भेज रही है, वहीं पे आ रहे हैं और उनको स्लीपर सेल्स रिसीव करते हैं, VIP ट्रीटमेंट मिलती है और वो बड़े आराम से रहते हैं और फिर निकल जाते हैं। या गोली लग गई तो मर जाते हैं, नहीं तो निकल जाते हैं। क्यों हो रहा है ये सारा का सारा रिलीजियस डिवाइड का खेल है। हिंदू मुस्लिम के जो दरार डाली गई है उसका खेल है। कश्मीर उससे बना था, कश्मीर की प्रॉब्लम उससे, हमारी इंडिपेंडेंस भारत की इससे हिंदू मुसलमान डिवाइड से हुई थी। और सारा आतंकवाद जो है ये रेडिकल इस्लाम चला रहा है। मैं माइंड यू नॉर्मल इस्लाम नहीं, हमारे भारत में जो नॉर्मल इस्लाम के लोग हैं वो भारत हमसे भी ज़्यादा लॉयल हैं हिंदुस्तान के लिए। वो हम उनकी मदद हमको लेनी चाहिए, उनके साथ बैठ के संगठित होकर बात करना चाहिए और फिर इस पूरी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। ये है सबसे बड़ी बात। क्या होता है, टेररिस्ट बॉर्डर के एरिया से अंदर आते हैं उसी जगह से जो यहां से आ रहे हैं 8-10 किलोमीटर दूर बॉर्डर से उनके फॉर्मिंग अप एरियाज होते हैं। वहां आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के हैंडलर्स उनको लॉन्च करते हैं और फिर वो अंदर आते हैं, स्लीपर सेल्स उनको रिसीव करते हैं और वो अपने काम को अंजाम देते हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए वो कुछ दिन पहले आ गए थे, आराम से उन्होंने प्लान किया, सब कुछ करके अपना कार्यक्रम को अंजाम दिया। ये तो ठीक है, इसको दूर करने का तरीका ये है कि आप तो पहले आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस एक कमांड एंड कंट्रोल में होनी चाहिए। पूरी जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में एक कमांड एंड कंट्रोल। और फिर प्रॉब्लम उसकी आती है कि कई जो फोर्सेस होती हैं
वो नहीं चाहती कि उनकी डायरेक्टर जनरलशिप चली जाए, वो आर्मी के अंडर आ जाएं या किसी और कमांडर के अंडर में आ जाएं। टर्फ हैंडलिंग जिसको कहते हैं, अपनी टर्फ को बचा के रखना चाहते हैं। पॉलिटिकल उसके एंगल आ जाते हैं बीच में, ब्यूरोक्रेसी, फौज के, आईपीएस, पुलिस और फौज के बीच में संघर्ष की बातें शुरू हो जाती हैं। एक तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी फिर प्रॉब्लम आती है कि ये स्लीपर सेल्स इनको मदद कर रहे हैं, छुपा के रखते हैं गुफाओं में, तहखानों में, अपने घरों में बड़े आराम से एज अ फैमिली मेंबर रखते हैं। ये प्रॉब्लम है। जब तक आप इनको दूर नहीं करेंगे, इनको दूर करने के लिए आप संगठित होके, एक तो आपका एक कमांड एंड कंट्रोल से पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज आपके अंडर रिपोर्ट करेंगी, और आपको पता होना चाहिए टेररिस्ट कौन से घर में कहां छुपा है, लोकल थानेदार को पता होता है। अगर आप सोचते कि लोकल पुलिस को नहीं पता होता, भूल जाइए, लोकल पुलिस को पता होता है। नहीं तो थानेदार, हिंदुस्तान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसा थाना नहीं है जहां पे थानेदार को ये खबर ना हो। थानेदार एक बहुत तगड़ी चीज होती है, उसको पता होता है, पर हम ये खबर निकलवाते नहीं है। वहां पे भी रिलीजियस डिवाइड की बात शुरू हो जाती है। हमारे कई सारी ये बीमारी को दूर करने के लिए एक तो मैंने ये आपको 2 तरीके बताए, और फिर जो आपके जो जितने एरिया जहां से वो फॉर्म अप होके अंदर आ रहे हैं, उन पे आप इमीडिएट स्ट्राइक करिए। सर्जिकल स्ट्राइक करके घर वापस नहीं आना, सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां पे उनको ऑक्यूपाई करना, जगह को, वो 8-10 जगहों को ऑक्यूपाई कर लीजिए। और फिर देखिए जो हैंडलर्स हैं, जो पाकिस्तानी के जो अंदर घुसवाने की कोशिश कर रहे हैं फोर्सेस, वो पीछे चली जाएंगी और एंट्री खत्म और कम होने लग जाएगी, वो डिफेंस पे आ जाएंगे। हम ये नहीं करते। हमारे पास मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, मीडियम आर्टिलरी है, लाइट वेपन्स है, सब कुछ है, ड्रोन्स हैं। आपको उनको खत्म करने में कितना टाइम लगता है और ऑक्यूपाई करने में कितना टाइम लगता है? पीओके को आपको ऑक्यूपाई करना ही है, वो तो आप कह चुके हो, आपकी तो नीति के अंदर में है। तो ये सारे के सारी चीज जब तक आप नहीं करेंगे, तो ये तरीका आप अपनाएं, और फिर यही तरीका होगा, आप धीरे धीरे उनको निकालेंगे। और फिर जितने इस्लामिक तबके के जो लॉयल हैं बंदे, उनका संगठन साथ में होना चाहिए। भारत, हमको एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए, उनके साथ मिलकर उनकी एडवाइस लेकर हमें कार्यक्रम करने चाहिए, तब बात बनेगी। वो हिंदुस्तान के अभिन्न अंग हैं और ताकत बन सकते हैं अगर आप करेंगे। फिर देखिए रेडिकल इस्लाम की कमर कैसे टूटती है। और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, आज आप लोगों ने जो आयोजन किया है, उसमें सबसे पहले मैं मार्शल ऑफ द इंडियन फोर्स अर्जन सिंह जी की स्मृति को नमन करता हूं और उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि आप सभी उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं भारतीय वायुसेना को उनके अदम्य साहस और पराक्रम के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। जिस प्रकार से वायुसेना भारत की सुरक्षा में तत्पर है, उसे देखकर हर भारतवासी अपने को गौरवान्वित महसूस करता है और निश्चिंत रहता है। हमें इस बात का संतोष रहता है कि आपकी छाया में हमारा पूरा देश सुरक्षित है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका शौर्य इसी प्रकार आसमान की ऊंचाइयों को छूता रहे। आज आपने जो यहाँ पर चर्चा के लिए, बातचीत के लिए विषय रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन फोर्स, मैं समझता हूँ कि यह विषय न केवल हमारी एयरफोर्स की अब तक की पूरी यात्रा को अपने भीतर समेटता है, बल्कि यह आने वाले समय में इसकी भूमिका को और सशक्त करने के डिस्कोर्स को भी हमारे सामने रखता है। कल तो बात नहीं हो पा रही थी। कल शाम को मेरी जो नीज है उसके साथ मेरा बात हुआ, तो उसने बताया कि हम लोग सब सेफ है, तो थोड़ा टेंशन हल्का हो गया हमारा। लेकिन 8 बजे हमें जैसे ही नाम के साथ आने लगा, तो फिर भी हमें ऐसे लगा कि अगर मतलब कोई मोने का माने रहेगा, ऐसे कुछ रहेगा, तो हम लोग इतना ये नहीं कर पाए। लेकिन बाद में फोटो के साथ और फिर कंट्रोल रूम को हम लोग ने कांटेक्ट करने की कोशिश करके पता चला, तो अनफॉर्चुनेटली ही वॉज ओनली देयर।
और उनके साथ वही उनकी मेरी दीदी की ननद जो है उनके हस्बैंड भी थे। तो तीनों जो मेल थे उनको तीनों को शूट किया और तीनों लेडीज और उनके बच्चे उनको छोड़ दिया। धर्म पूछ के मेरी दीदी से मेरा भी बात हुआ था सुबह आज, तो उसने वही बताया कि सबसे पहले तो फायरिंग चालू किया और हेमंत जी ने पूछा तो हेमंत जी को पहले उन्होंने फायर किया, फिर बाद में हिंदू कौन है ऐसे पूछा यहाँ पे, फिर संजय लेले जी को सर पे गोली मारा उन्होंने और उसके बाद मेरे जीजा जी अतुल मोने उनको पेट में गोली मारा। तो टारगेट किया उन्होंने हिंदू टूरिस्ट जो थे उनको। सरकार से मैं बस यही अपील करूंगी कि जैसे ये जो आतंकवादी है उनको कड़ी से कड़ी सजा जल्दी से जल्दी उनको ढूंढ के दो और सबके सामने दो कि कोई ऐसी वापस कोशिश ना कर पाए कि ऐसे जो निष्पाप लोग हैं उनको उनके जो भी उनको मतलब उनका लाइफ बर्बाद कर दे, जो कॉमन मैन है उनका लाइफ बर्बाद कर दे। जो मेन कमाने वाला इंसान रहता है उनका यही टारगेट था आतंकवादियों का कि जो भी कमाने वाले हैं इंसान, जो घर का मेन पर्सन रहता है उनको टारगेट करो तो अपने आप वो घर बर्बाद हो जाए। तो बस यही था आतंकवादियों का। और मजहब तो मतलब मैं क्या ही बोलूं अभी। मेरा नाम राजेश्वरी अकुल, मैं अतुल मोने की सिस्टर इन लॉ जैसे उनकी वाइफ की बहन हूँ। नहीं, उनसे हमने टीवी पे देखा था तो हमको पता था कि पहलगाम में गए, तो उनसे वो 6:30 बजे बात हुआ तो वो टाइम पे ओके था सब। उन्होंने बताया कि यहाँ पे हमको शिफ्ट किया गया है, सब आर्मी हमारे साथ में है, कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन 8 बजे यहाँ पे हमने देखा कि नाम के साथ में और फोटो के साथ में जब आया तो हमारा कंफ्यूजन दूर हो गया कि नहीं अतुल अभी नहीं रहे करके। वहाँ पे कंट्रोल रूम था, वहाँ पे कॉल किया तो उन्होंने सब लिस्ट भी बताया हमको, तो क्लियर हो गया। और सुबह जो यहाँ के स्थानिक आमदार है उन्होंने जाने का व्यवस्था किया। अतुल मोने के भाई और इनके भाई वो दोनों सब तीनों के तीनों यहाँ से 7 बजे का फ्लाइट है वो पकड़ के वहाँ पे गए हैं। 1:30 बजे का उन्होंने टाइम दिया है कि एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रहे हो यहाँ से। मेरे ख्याल से 6 बजे तक यहाँ पे आएंगे। खुद यहाँ पे आमदार जो यहाँ के आके गए, मुझे हमारा उनसे बातचीत चल रहा है हर चीज़ को लेके। सुबह 7 बजे उनकी वाइफ से भी कॉल हुआ था मेरा, तो वाइफ ने वही बताया कि हमारे सामने वो सब चीज़ें हुई है जैसे एज इट इज़ न्यूज़ पे दिखा गया है। हमारा बात तो हुआ था जाने के 3-4 दिन पहले भी बात हुआ था कि, और एक खुशी का माहौल था, बहुत दिनों के बाद जा रहे थे। और 9 जन का उनका टोटल ये था टीम था, उनमें से 3 जन थे जो उनके ऊपर उन्होंने वहाँ पे शूट किया था। मेरे हिसाब से 10 जगह से रॉन फायरिंग होगी, 10 जने के ऊपर होगी। बैठो आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग, हाँ फायरिंग कर रहे हैं। चोट है मेरे बाजू में, बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट के बेटा? अच्छा ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं हम लोग फौज है, हम लोग बैठो हम लोग फौज है, बैठो अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति आए हैं, बैठो आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को मार दिया? नहीं बेटा शांत रहो। लो पानी पियो। कहाँ से आए लोग? हैदराबाद से। अरे साथ में आपके हैदराबाद के हैं।